आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर का स्टार्ट हम लोग चार्ज से करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज चार्ज। देखिए चार्ज क्या होती है। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जो मैटर के साथ एसोसिएट करती है। जैसे मास होती है, मास भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की, उसी तरीके से चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी अगर आ जाती है किसी भी बॉडी के अंदर तो वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों को शो करता है, यानी प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या है चार्ज का। चार्ज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, देखिए मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, नॉन कंडक्टिंग बॉडीज है। एक बॉडीज हमारे पास ये है और एक बॉडी हमारे पास ये है। अगर हम इन दोनों बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो रब करेंगे बच्चों तो इनके बीच में एक थर्मल एनर्जी डेवलप होगा ना। तो आप सभी को पता है कि जो मैटर होती है वो एटम से बनी होती है। और एटम किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी होती है। उसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वो बाहरी ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, राउंड करती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये एटम है। अब एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इसके बीच में मान लो न्यूक्लियस है, यहाँ पे होंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनके बाहर ऑर्बिट में ऐसे यहाँ पे मोशन करते रहते हैं। ठीक है, रैंडमली मोशन करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी ऑर्बिट में होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सबसे दूर होते हैं न्यूक्लियस से, वो इलेक्ट्रॉन्स को अगर थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है तो वो दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब दोनों में से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक में से दूसरे में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो एक में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन में एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, एक में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी और एक में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास दो एटम्स है, एक एटम हमारे पास ये है और एक एटम हमारे पास ये है। इसमें बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 8 प्रोटॉन है। जितने किसी बॉडी पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, तब उस बॉडी को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। अब मान लीजिए हम इन दोनों को रब करते हैं, तो रब करेंगे तो इनके बीच में थर्मल एनर्जी डेवलप होगा। ड्यू टू थर्मल एनर्जी मान लीजिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए? 2। प्रोटॉन नहीं होंगे क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और उस न्यूक्लियस के अंदर से निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी देने पर भी वो दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक, तो मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसमें अब बच्चों हो गए 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट 8 ही प्रोटॉन है। और इसमें कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए, इसमें 10 थे तो अब 8 ही बचे हैं। ठीक, तो अब आपको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर, तब वो बॉडी, वो एटम न्यूट्रल होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 8 प्रोटॉन को न्यूट्रल कर पाएगा ना। यानी कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन एक्सेस में है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की लैक है। यहाँ पे है लैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या है? एक्सेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, यहाँ पे 8 ही प्रोटॉन थे, तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को तो ही सिर्फ न्यूट्रल कर पाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? एक्सेस में है। ठीक, तो एक्सेस में होने के कारण और यहाँ लैक में होने के कारण, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक में एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन का और एक में लैक हो गया। इस वजह से ये दोनों बॉडी क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे। तो एक तरह की बॉडी को हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज और एक तरह की बॉडी को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। अब किस बॉडी को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहेंगे? जिस बॉडी पे बच्चों इलेक्ट्रॉन की लैक होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। और जिस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी उसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। यानी चार्ज बेसिकली 2 तरह की होती है बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज होती है और एक नेगेटिव चार्ज होती है।
पॉजिटिव चार्ज हम कब कहेंगे, जब एटम पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की लैक होगी, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो और प्रोटॉन के कंपेयर में, एज कंपेयर टू प्रोटॉन, प्रोटॉन की कंपेयर में अगर इलेक्ट्रॉन कम है, उनकी लैक है, तो वो आपका एटम जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और अगर प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो हम उस बॉडी को या उस एटम को नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे। ओके, देखिए चार्ज को हम लोग बच्चों क्यू से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, क्यू से, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। अब देखिए चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो चार्ज होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आप दो बॉडीज को रब करते हो तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 4 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा, इस तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा किसी भी बॉडी पर एक से दूसरे में, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज ऑफ यूनिट होता है। मतलब चार्ज, ऑल द चार्ज on a body are integral multiple of basic unit of charge, और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हम बेसिकली बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन को, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को। यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होती है वो हमेशा चार्ज के, यानी जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। यानी कभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉन का हाफ ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब ये हम नहीं कर सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला गया, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इंटीजर मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और उतनी ही चार्ज उस पे बॉडी पे आ जाएगी। यानी जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर वो कितना होगा, वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। यहाँ पे जो n है, n इज क्या है, इंटीजर, n क्या है, इंटीजर, ठीक है, n क्या है, इंटीजर। जैसे मान लीजिए अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो उस पे चार्ज कितनी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन की चार्ज हो जाएगी। अगर 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो उस बॉडी पे चार्ज कितनी हो जाएगी, 20 इलेक्ट्रॉन की। अब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, यानी जिसमें लैक आ रही होगी वो पॉजिटिव चार्ज का होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगी वो नेगेटिव चार्ज की होगी। ओके, ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं। सबसे छोटी चार्ज इसको माना गया है, ठीक है, इससे छोटी चार्ज और नहीं होती है, सबसे छोटी चार्ज इलेक्ट्रॉन को माना गया है। और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है, ये नेगेटिव आगे यहाँ लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, वैसे हमेशा नहीं लगाते हैं, बस इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होती है। और इतना ही चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे भी होता है। ये प्रोटॉन पे जो चार्ज होती है वो भी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, कूलम। ये यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे ये माइनस होता है, यानी चार्ज जो होती है इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे दोनों पे इक्वल होती है बट अपोजिट होती है, ड्यू टू विच ऑल द एटम्स आर न्यूट्रल। जितने भी एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और एक दूसरे से मिल करके न्यूट्रल कर लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि चार्ज क्या होती है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होती है, यानी जो चार्ज होती है किसी बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व। इसका मतलब क्या होता है, जो चार्ज होती है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में ना तो कोई चार्ज अंदर जा रहा है ना कोई चार्ज बाहर आ रहा है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर
से ना कोई बाहर जा रहा ना अंदर आ रहा, तो इसे हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बच्चों जो चेंज इन नेट चार्ज या टोटल चार्ज है, जो चार्ज में जो चेंज होगी बच्चों वो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। यानी चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी हम लोग चार्ज इसमें ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना इसके चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमेशा चार्ज को क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करते हैं। मतलब चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक यहाँ पे एक हमारा सिस्टम है, सिस्टम में मान लीजिए 2 एटम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, बट लेकिन टोटल जो चार्ज होगा बच्चों वो इसका क्या होगा, कंजर्व रहेगा। वो चेंज नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ठीक है, यानी मान लीजिए इसमें आपको बताएं कि मान लीजिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। तो मान लीजिए इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जा रहे हैं तो इसमें आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, बट टोटल चार्ज जो होगी इसकी वो फिर भी जितनी थी, यानी 8 8 8 यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, उतने ही बने रहेंगे, उससे ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे, सिर्फ ट्रांसफर हो जाएगा। बट पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी चेंज जो होना चाहिए चार्ज में वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, यानी चेंज होगा ही नहीं। ठीक, मतलब चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसमें चार्ज अलग से हम लाके क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है ना, इसमें हम चार्ज बना नहीं सकते हैं। जो चार्ज होगा वही चार्ज इसमें रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक, ये होता है चार्ज इज कंजर्व। ओके, इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो थर्ड प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन रिपल्सन। बच्चों जो लाइक चार्ज होती हैं, लाइक चार्ज मतलब जिसे आप कहते हैं पॉजिटिव पर चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। एक रिपल ईच अदर, ये इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो रिपल्सन लगती है। कौन सी फोर्स लगती है, इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब हम पॉजिटिव चार्ज के पास लेकर आते हैं तो एक दूसरे के पास एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, या नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेकर आते हैं तो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। बट जब पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लेकर आते हैं बच्चों तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ओके, तो ये हमारी हो गई चार्ज की प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो चार्ज होती है वो इनवेरिएंट होती है स्पीड के साथ। मास जो होती है, मास वेरी करती है, मास अगर स्पीड चेंज होती है तो मास भी चेंज हो जाती है, बट चार्ज कभी चेंज नहीं होती है। तो ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज थी। हमको चार्ज की प्रॉपर्टीज को ज्यादा डिस्कस यहाँ नहीं करनी है, बस आप याद रखिएगा चार्ज कंजर्व होती है, चार्ज क्वांटाइज्ड होती है और इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है। अब लोग बात करेंगे करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। बच्चों हम डिस्कस करेंगे करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। देखिए जो चार्ज थी, अभी हमने जो पढ़ा है, जो बेसिक यूनिट से आप चार्ज थी इलेक्ट्रॉन्स, उस इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण ही क्या होती है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, यानी मोशन ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करंट। करंट कौन लाता है, कौन बनाता है, मोशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज मोशन करने लगे, किस कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज मोशन करने लगे तो क्या होगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करंट क्या होती है बच्चों, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होती है, एक क्रॉस सेक्शन को यूनिट टाइम में जितने चार्जेस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए एक कंडक्टर है और हमने यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन को ऐसे ही एज्यूम कर लिया। ठीक है, और हमने देखा कि डेल्टा टी टाइम में यहाँ से बच्चों इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहाँ पे बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे एक कंडक्टर है, इसमें ढेर सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डेल्टा टी टाइम में मान लीजिए कि यहाँ से
ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, तो मान लीजिए अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने ट्रांसफर हुए, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो इधर डेल्टा t टाइम में अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो टोटल चार्ज कितने हो गए, टोटल चार्ज हो गया बच्चों, टोटल चार्ज हो गया Ne। अगर डेल्टा t टाइम में n इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को क्या कर दे रहे हैं, क्रॉस कर जा रहे हैं, तो इस पे जो टोटल चार्ज होगी वो कितनी होगी, Ne चार्ज होगी। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा बच्चों, करंट वो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, या कह सकते हो Ne अपॉन T, Ne अपॉन T। यानी अगर n इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक क्रॉस कर जा रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, डेल्टा t टाइम में जो करंट होगा बच्चों क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Ne अपॉन T या Ne अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो करंट क्या होती है, करंट होती है, करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, या चार्ज क्रॉस द क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। जितने भी चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन को किसी टाइम, दिए गए टाइम में क्रॉस कर जाते हैं, उतना उस पर क्या होती है, करंट होती है। ठीक है, समझ में आया। अगर मान लीजिए हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछें करंट की वैल्यू, जैसे हम कहें कि एट 0.1 सेकेंड करंट की वैल्यू क्या थी, तो आपको वहां बताना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो आई इंस्टेंटेनियस क्या होती है, जब बहुत कम समय में हम लोगों को करंट बताना होता है बच्चों, तो हम लोग क्या बताते हैं, dq अपॉन dt। ठीक है, जहाँ पे dt जो टाइम होती है वो बहुत ही छोटी होती है, dt टाइम क्या होती है, बहुत छोटी होती है, यानी वो जीरो के लगभग करीब होती है। यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको करंट बतानी है तो आप करंट का फॉर्मूला लगाओगे dq अपॉन dt। और मान लीजिए अगर आपको डेल्टा t टाइम में पता करनी है कि कितना करंट फ्लो हुआ, तो हम देखेंगे डेल्टा t टाइम में कितना चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसफर हुआ, कितना चार्ज यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस किए इस डेल्टा t टाइम में। तो इसे बोलते हैं आई एवरेज। क्या बोलते हैं बच्चों, आई एवरेज। आई एवरेज जो होती है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा t। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो करंट की यूनिट होती है कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। इसी कूलम पर सेकंड को बच्चों हम बोलते हैं 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर क्या होती है, 1 कूलम पर सेकंड। 1 कूलम पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर करंट कितनी होती है, 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, 1 एम्पियर करंट मतलब होती है कि द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। ठीक है, 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। 1 एम्पियर चार्ज कितनी होती है, समझ में आ गया आपको। तो ये होती है करंट की यूनिट। ओके, देखिए जो करंट होती है, आप लोग करंट को दो तरीके से पता कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा टाइम इंटरवल के बीच में पता करना है, ठीक है, तो आप लोग डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T फाइंड करोगे। मतलब डेल्टा T टाइम में जितने चार्जेस बच्चों इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे, वहां से आप एवरेज पता कर सकते हो, एवरेज करंट। ठीक है, और अगर आपको कह दिया जाए कि आप 0.1 सेकेंड में या 0.01 सेकेंड में करंट कितनी थी, मतलब जब टाइम की वैल्यू बहुत कम हो, तो उस समय आप dq अपॉन dt का फॉर्मूला लगाओगे। इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, तो I इज इक्वल टू dq अपॉन dt आप लगाओगे। ठीक, करंट की यूनिट आपने समझा, A एम्पियर होती है। ठीक है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप कहोगे सर करंट स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्यों स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि बच्चों मान लीजिए अगर यहाँ से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और इधर इस वायर से मान लीजिए 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे कितने एम्पियर करंट, इधर से 5 एम्पियर आ रही है, इधर 3 एम्पियर आ रही है, इधर से कितनी हो जाएगी, 8 एम्पियर करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस वायर में 8 एम्पियर करंट मिलेगा। तो ये डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, स्केलर सम कर दे रहे हैं, 8 5 और 3 8, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बट लोग कहते हैं कि जो करंट फ्लो होती है वो कैसे होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। करंट हमेशा कैसे फ्लो होती है बच्चों,
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है। ऐसे पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है। ये डायरेक्शन जो है करंट की, ये डायरेक्शन ऐसे डिफाइन नहीं है। करंट जो होती है बच्चों, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स वो किस तरफ से फ्लो होती है। मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इस तरह से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है। यानी हमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस तरफ फ्लो होती है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो होती है और करंट जो होती है वो ठीक इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। करंट जो होती है इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ठीक है, समझ में आया। तो करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, करंट जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होगी। बस आप इस चीज को याद रखिए। और ये स्केलर सम को फॉलो करता है, वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, स्केलर बोलते हैं, इसे वेक्टर नहीं बोलते हैं। करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वैसे इसकी डायरेक्शन को आप देख रहे हैं, यहाँ डायरेक्शन मैटर कर रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम करंट को यहाँ से इस डायरेक्शन में मान लीजिए हम 1 एम्पियर कर दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, इधर से आया 3 एम्पियर, 1 एम्पियर इधर चला गया तो इधर कितना एम्पियर हो जाएगा, 2 एम्पियर। यहाँ से आ रहा 3 एम्पियर, 1 एम्पियर इधर चला गया, इधर कितने एम्पियर आ जाएंगे, 2 एम्पियर। तो यहाँ डायरेक्शन मैटर कर रहा है। इस वजह से इसे हम लोग स्केलर ना कहके बल्कि टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ डायरेक्शन मैटर कर रहा है। ठीक है, अगर टेंसर क्वांटिटी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो आप स्केलर लगा सकते हो, क्योंकि ये वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता है। याद रखिए, करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर सम। ठीक, तो हम इसे बोलते हैं स्केलर, ये क्वांटिटी है करंट। ठीक, अगर टेंसर न दिया हो तो हम स्केलर कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये बच्चों कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास इस तरह से क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इस तरह से, और यहाँ पे हमने करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया ऐसे। मान लीजिए यहाँ से करंट आई जा रही है और यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है। तो क्या तीनों में करंट अलग अलग होगी? तो आपका आंसर होगा नहीं होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो आपने जितना चार्ज बच्चों यहाँ से दिया उतना ही चार्ज तो आपको इधर से मिलेगा। क्योंकि चार्ज जो होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है। आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जितने चार्ज आप यहाँ से दोगे, जितने चार्ज आपके इधर से इधर फ्लो होंगे, उतने ही चार्ज तो जितने चार्ज आपके इधर से इधर जाएंगे उतने चार्ज वापस निकल के इधर से आएंगे। तो चार्ज आपकी क्या होती है, कंजर्व होती है। जब चार्ज कंजर्व है तो करंट भी आपकी यहाँ पे हर जगह क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि चार्ज यहाँ पे, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, दो पाथ पे डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट होगी I1, I2 और I3, ये करंट तब क्या होगी, इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, I के इक्वल होगी। ठीक है, मतलब वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है कितना मोटा हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर आप चाहे मोटा लगाइए चाहे पतला लगाइए, जो करंट यहाँ से निकल रही होगी वो सारे वही करंट आपकी पूरे क्रॉस सेक्शन में जितना यहाँ भी फ्लो होगा उतना यहाँ फ्लो होगा, उतना यहाँ फ्लो होगा। अब डिपेंड करता है कौन करंट को ज्यादा अपोज करता है, वो अलग आगे की बात है। बट करंट यहाँ पे भी उतना जाएगा, यहाँ पे उतना जाएगा, यहाँ पे भी उतना जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा करंट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं अमीटर। अमीटर का यूज हम लोग करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। अमीटर से अगर आपको करंट मेजर करनी है बच्चों, तो आप क्या कीजिए, जो आपका सर्किट होता है उस सर्किट के सीरीज में आप अमीटर को जोड़ दीजिए। तो वो अमीटर जो होती है वो करंट को बता देगी कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो होती है, इंसुलेटर में क्यों नहीं होती है? क्योंकि बच्चों कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंसुलेटर में बट फ्री नहीं होते हैं। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट फ्री नहीं होते हैं, और कंडक्टर में बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है बच्चों? पोटेंशियल किसी भी पोटेंशियल डिफाइन है ही नहीं, हम लोग डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? जैसे बच्चों मान लीजिए अगर आप किसी एक चार्ज के पास अगर कोई दूसरा चार्ज
यानी लाइक चार्ज, अगर ये पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव चार्ज को अगर आप लेकर आते हो तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के बाद अगर पॉजिटिव चार्ज को लेकर आओगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। और रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट अगर आप कोई वर्क कर, देखिए अगर आप उसको पास लेकर आ रहे हो तो कुछ ना कुछ आप वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। किसी एक चार्ज के पास अगर आप दूसरा चार्ज लेकर आ रहे हो तो कुछ वर्क कर रहे हो ना, ठीक। तो जो ये वर्क है, इसी वर्क से ही डिफाइन हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पॉइंट है ए और एक पॉइंट है यहाँ पे बी, और हम एक टेस्ट चार्ज को, एक यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज रखा गया है, ठीक है। और मान लीजिए कि हम अगर टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज क्या होती है बच्चों, टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटी चार्ज होती है, वेरी स्मॉल चार्ज। इसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि ये खुद का अपना एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करे, ठीक है। ये बहुत ही छोटी चार्ज होती है और ये पॉजिटिव चार्ज होती है। किस चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। मान लीजिए कि आप इस टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लेकर आओगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो जो वर्क करना पड़ता है तो वर्क से ही डिफाइन होती है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट बी टू पॉइंट ए, जो वर्क डन होगा बी टू ए लाने में, किसको लाने में, अ टेस्ट चार्ज। तो जो यूनिट टेस्ट चार्ज को अगर किसी एक बी पॉइंट से आप ए पॉइंट तक लेकर जाते हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन ए एंड बी वो हो जाएगा WBA अपॉन क्यू नॉट, यानी VA माइनस VB क्या होती है, ये होती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट बी टू पॉइंट ए, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो यूनिट टेस्ट चार्ज बोले तो ठीक रहेगा। आप ऐसे बोलेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट बी टू पॉइंट ए। जो वर्क डन होगा बच्चों यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में, उसी से डिफाइन होती है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। समझ में आया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन होती है। वर्क डन क्या होती है, किसकी वर्क डन होती है बच्चों, अगर हम कोई एक्सटर्नल एजेंट से, मान लीजिए अपने हाथ से या किसी एक्सटर्नल एजेंट से इस यूनिट टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेकर जाते हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेकर जाते हैं, तो जो वर्क करना पड़ता है उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, डेफिनेशन समझ में आया। डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस is defined as the work done to bring a unit positive charge from a point B to point A। ओके, समझ में आया। ये होती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, देखिए वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल। ऐसा यूनिट क्या होती है वर्क डन की, जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वो जूल पर कूलम होती है, और जूल पर कूलम को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट। क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होती है, अगर आपसे कोई पूछे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होती है तो आप क्या बताओगे, तो कहोगे द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द वर्क डन 1 जूल वर्क डन टू ब्रिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, मतलब 1 जूल जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ये वर्क डन होता है, 1 जूल वर्क डन होती है, 1 जूल वर्क डन होती है 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर आप 1 जूल वर्क करते हो तो वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का। ठीक है, अच्छा अब आपको एक चीज मानना पड़ेगा बच्चों, क्या मानना पड़ेगा कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो पोटेंशियल जो होती है वो 0 होती है। आपको ये मानना है बच्चों कि इन्फिनिटी पर, अनंत पर जो पोटेंशियल होती है वो 0 होती है। अगर आप मान लीजिए इन्फिनिटी पे अगर पोटेंशियल 0 है तो मान लीजिए अगर हम इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेकर आए, कहां से लेकर आए, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेकर आए तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं तो हमको वर्क जो करना पड़ेगा वो कितना वर्क करना पड़ेगा,
कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों, W इन्फिनिटी टू अ पॉइंट A तक लेकर आ रहे हैं किसको, यूनिट चार्ज को। किसको लेकर आ रहे हैं, यूनिट चार्ज को। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VA माइनस V इन्फिनिटी, और V इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू A अपॉन Q नॉट। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी ए पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल पता करना है बच्चों, तो आप यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट। पोटेंशियल एट अ पॉइंट समझ में आया। पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होती है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। समझ में आया। किसी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल डिफाइन करनी है तो आप यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक ले आइए, आपको उस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला है और ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। इसकी भी यूनिट क्या होती है, वही जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट के इक्वल होता है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।